मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं रुलाऊंगा, ये सब जो है वो एक फ़िरौन कहा करता था। और वो फ़िरौन जो है वो आज मुकाफ़ाती अमल भुगत रहा है। उसको ना करें, उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। नहीं कर रहा भाई, मैं भी फिर बहुत सारी तल्ख बातें कर सकती हूँ। मैं भी फिर कह सकती हूँ कि एक नशई को वो अदालत के फट्टे पर डाल के उसको पाकिस्तान की जो है वो कौम के सामने जो है वो ला के बिठा दिया, जो है वो RTS बंद करके, और उसे कहा कि जो है वो अल्लाह के वास्ते इसको वोट डाल दो, पाकिस्तान बच जाएगा और पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। पाकिस्तान की तब्दीली कितने को पड़ी, और वो खारिज ज़दा जो है वो अदालती हुक्म के जरिए और एक खारिज ज़दा और बदबूदार तरीके से जो है उस आदमी को प्लांट किया गया। मैं नहीं करना चाहती थी ये बातें, लेकिन अहमद अब्बास साहब से मैं इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट नहीं करती। दो पॉइंट आगे उस्मा साहिबा, आप दोनों को रिस्पॉन्ड करना है, लेकिन अगर बारी बारी करेंगे लोगों को समझने में आसानी होगी। पहले जरा आप भी माशाल्लाह बहुत वेटरन लॉयर है, वो ये कह रहे हैं कि अक्यूज्ड पर्सन तो शायद चांस हो बेल मिलने का, ज़मानत हिफाजती, लेकिन क्योंकि नवाज शरीफ कन्विक्टेड इश्तिहारी हैं, इसलिए पाकिस्तान की कोई अदालत शायद उनको अदालती और कानूनी बुनियाद के ऊपर जो है वो हिफाजती ज़मानत प्रोवाइड ना कर सके, वो सीधा जेल ही जाएँ लैंड होने के बाद। पहले इसका जवाब दे दें, फिर बाद में आ जाएंगे बैगर्स वाली बात पे। शुक्रिया कामरान। अभी जो प्रोटेक्टिव बेल की डेफिनेशन सुनाई है ख़ुद अहमद अवैस साहब ने, जिसके अंदर वो फरमा रहे हैं कि ये जो है वो हक़ दिया जाता है कि वो अदालत में आकर सरेंडर कर दें, और प्रोटेक्टिव बेल जो है वो एज अ राइट दी जाती है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि हर शख्स का ये राइट है कि वो एक्सेस टू जस्टिस उसको मिले और वो अपने लिए इंसाफ मांगे। तीसरी बात यह है कि बहुत सारी अदालती मिसालें मौजूद हैं। जो मोन्ने सलाई हैं उसको 2013 में जो है ये प्रोटेक्टिव बेल दी गई थी। शर्जील मेमन को प्रोटेक्टिव बेल दी गई। उसके बाद कामरान कियानी साहब को प्रोटेक्टिव बेल दी, ये कन्विक्टेड थे। और उसके बाद जो मरियम जो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा हैं, जब वो आज के दिन ही कारसाज जब वाक़या भी हुआ था, जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ ला रही थी, तब भी उनको हिफाजती ज़मानत दी गई थी। सो मुझे ये तो मैंने इस बात के ऊपर बात कर दी। बात यह है कि केस कौन से हैं, ज़रा दो केस तो देख लेते हैं, एक पहला केस है अल अज़ीज़िया का, जिसके अंदर मियाँ साहब की जो है वो मेरिट के ऊपर अपील जो है वो डिसाइड हुई और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उस सस्पेंशन को बहाल किया और कहा कि हाँ ये सस्पेंशन बनती है, और मियाँ साहब को वो सस्पेंशन मिली। दूसरा केस है वो अल मशहूर और मारूफ अरशद मलिक साहब का लिखा हुआ केस, जिसके अंदर मियाँ साहब को आज जाकर अपने लिए इंसाफ मांगना है उस जज साहब की जो है वो लिखी हुई जजमेंट के ऊपर, जिसके अंदर वो खुद एतराफ़ करके अब इस वक्त अल्लाह पाक के पास जा चुके हैं कि जहां उन्होंने कहा कि मुझसे ज़बरदस्ती ये जो है वो ली गई थी। फिर यह है कि इमरान खान ने खुद, आपको याद होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कुछ अर्सा पहले जो एक केस के अंदर जवाब जमा कराया, उसके अंदर उसने खुद एडमिट किया कि नवाज शरीफ साहब को इस्टेब्लिशमेंट ने सज़ा दिलाई थी, उसमें मेरा कोई लेना देना नहीं था। दूसरी बात यह है कि ये जो तमाम केसेस हैं, ये या तो मुझे समझ में नहीं आता कि या तो ये बहुत केसेस जो हैं ये बिल्कुल फेयर ट्रायल के बाद, चले वो तो कोर्ट डिसाइड करेगी, लेकिन आप उस्मा साहिबा ये कह रही हैं, मेरी बात सुनें, हम केस के अंदर क्यों जा रहे हैं, इसमें हम अपना वक्त क्यों ज़ाया करें। हमने नवाज शरीफ साहब की आमद पे बात करनी है अभी, वो छोड़े आप, वो तो जब कोर्ट ट्रायल पे जाएगा दोबारा अपीलें सुनी जाएंगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप ये कह रही हैं, मैं दोबारा रिफ्रेज करता हूँ कि आप कह रहे हैं कि अहमद अब्बास साहब गलत कह रहे हैं, और मोनस इलाही के केस में, कामरान कियानी के केस में, एक शख्स और आप नाम लिया मुझे ज़हन में नहीं आया, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के केस के अंदर ये कन्विक्टेड और इश्तिहारी थे, इसके बावजूद इनको बेल मिली, हिफाजती बेल मिली, ऐसी कह रही हैं आप? जी मैं गलत कह रही हूं। जी मैं अच्छा, अब जरा मैं अवैस साहब की बात सुन लूं, फिर आपके पास दोबारा आऊंगा। अभी भट्टी साहब के पास नहीं आऊंगा, मैं आऊंगा उसके पास आऊंगा। बैगर्स वाली बात, कमरान ये तो नहीं हो सकता, आप भी इंटरप्ट कर रहे हैं, वो भी बीच में बोल रहे हैं, मुझे बात। अच्छा चले आप बात कर लीजिए, एक तो आप नाराज हो रही हैं। बोले जी, बोले। नहीं, नाराज होने की बात नहीं है, ये अनफेयर होने की बात असल में मैं डिबेट चाह रहा था आप दोनों की, लीगल डिबेट। एक जो केस प्लीड किया जा रहा है, अच्छा, मुझे सर मैं भी उसके ऊपर आना चाहती हूँ। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, मुझे कहने का हक तो मिलना चाहिए। जी प्लीज। मेरी गुजारिश ये है कि इसी केस के अंदर, जिसके अंदर मियाँ साहब अपने लिए इंसाफ मांगने जाएंगे अदालत के पास, उस केस के अंदर मेरिट के ऊपर मरियम नवाज शरीफ और कैप्टन सफदर को बरियत मिल चुकी है। उसका कभी फैसला निकाल के पढ़ तो लें, जो बहुत सियाने हैं, वो कभी उसका फैसला तो पढ़े, उसके अंदर क्या लिखा है। उसके अंदर बकायदा मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी डिस्कस किया गया है, उनको डिस्कस किया गया है। आपको मैं और किसी चीज पे बोलने का मौका, मैं मेरिट पे जा ही नहीं रही कामरान। वो आप कह रही है वो हो गया, नवाज शरीफ साहब को मिल जाएगा रिलीफ। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, चले मैं आपसे पूछता हूँ जो रिमार्क्स दिए हैं, हाँ उसमें मैं पूछता हूँ, वो ये कह रहे हैं कि हाँ बैगर्स वाली, ग्रुप ऑफ बैगर्स, हाँ जी
हाँ मुझे सुन लिया मैंने, उसको ना करें, उसको रिपीट करने की जरूरत मैं नहीं कर रहा भाई, मैं भी फिर बहुत सारी तल्ख बातें कर सकती हूँ। मैं भी फिर कह सकती हूँ कि एक नशई को वो अदालत के फट्टे पे डाल के उसको पाकिस्तान की जो है वो कौम के सामने जो है वो ला के बिठा दिया, जो है वो RTS बंद करके, और उसे कहा कि जो है वो अल्लाह के वास्ते इसको वोट डाल दो, पाकिस्तान बच जाएगा और पाकिस्तान में तब्दीली आ जाएगी। पाकिस्तान की तब्दीली कितने को पड़ी, और वो खारिज ज़दा जो है वो अदालती हुक्म के जरिए और एक खारिजज़दा और बदबूदार तरीके से जो है उस आदमी को प्लांट किया गया। मैं नहीं करना चाहती थी ये बातें, लेकिन अहमद अब्बास साहब से मैं इस तरह की गुफ्तगू एक्सपेक्ट नहीं करती, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर आप इस तरह की गुफ्तगू करने का आपको शौक है फिर जवाब भी दिया जाएगा। मैं पहले कभी इनिशिएट नहीं करती, मैं कभी पहले इनिशिएट नहीं करती, लेकिन अगर आपको एक ये तो नहीं हो सकता कि आप हमें बातें करके गालियां देके घर चले जाएं और हम खामोशी से। अच्छा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अवैस साहब के अल्फाज का चुनाव जो है ऑब्वियसली वो काबिल एतराज़ हो सकता है, लेकिन उनके कहने का मतलब ये है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो शहबाज शरीफ बनेंगे। नवाज शरीफ साहब को सिर्फ वो इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि अवाम को वोट उनको देते, अवाम वोट उनके नाम पे देते तो वोट नवाज शरीफ साहब कलेक्ट करें और प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो जो आंखों का तारा है शहबाज शरीफ साहब। ये कहना चाहते हैं अवैस साहब। मेरा ख्याल है उनके दिल में ये था, मैं अगर दिल स्टडी कर सकूं अवैस साहब का। आप ये नहीं, आप ऐसे जस्टिफाई ना करो कामरान, नहीं मैं कह रहा हूँ अल्फाज उनके काबिल एतराज़ थे। मैं कब कह रहा हूँ काबिल एतराज़ नहीं थे, मैं नहीं कर रहा उसको जस्टिफाई। मैं कह रहा हूँ अगर आप डिबेट को आगे बढ़ाना तो कहने का मतलब ये है कि असल में शहबाज शरीफ साहब, अवैस साहब मैं सही कह रहा हूँ ये बात कि आप कहना यही चाह रहे हैं ना, आपके अल्फाज का चुनाव जितना भी जो है काबिल एतराज़ हो उस बस है मोर और लेस। अभी इनकी बात का जवाब भी मैं देता हूँ। ये जिस शद्दमन से आज ये बात कर रही हैं, आज से कुछ अर्सा पहले, कुछ साल पहले जब ये पीपल्स पार्टी में थी तो इसी जोश और जज्बा के साथ ये TV प्रोग्राम में कहा करती थी कि नवाज शरीफ के ऊपर गद्दारी का मुकदमा चलाना चाहिए। ऑन रिकॉर्ड है, कहिएगा तो किसी को सुना दें इनको। निकल आए इससे बाहर अहमद अवैस साहब। नहीं आप बताइए ना, आपने कहे ये बात भी आप ही के मुंह से निकले करने के लिए आपसे कोई और मैंने तो कभी कहा ही नहीं, आज पहली दफा कहा है। आप हर दर के ऊपर जाके बैठ जाते हैं, फिर मैं बात करूं। अब मैं जब ये बात करूंगी, जब मैं आपका कॉन्डक्ट जो है उसको जब मैं करूंगी फिर आपको हो ये बहुत गलत हो गया, आप ये मत करें, ये कोई तरीका है आप लोगों के पास। जब भट्टी साहब बोर हो रहे हैं, अब फिर आप जो है वो गाली के ऊपर। अच्छा एक बात, इससे पहले मैं भट्टी साहब के पास जाऊं, छोड़े इसको, छोड़ दें आप बेगर शेगर्स को। मुझे सिर्फ क्विकली एक बात अवैस साहब बता दें कि उज़मा साहिबा ने बड़े रेलेवेंट किस्म के रेफरेंसेस दिए हैं। बेनज़ीर साहिबा, मोहन सलाई साहब, कामरान क्याली साहब, वो कह रही है कन्विक्टेड थे, इनको बेल मिली है। फिर आप किस तरह अवैस साहब ये केस पेश कर रहे हैं नवाज शरीफ? इनको पूछ लीजिए कि मोहन सलाई को किस में सजा हो चुकी हुई थी और उसके बाद वो उनकी बेल हुई है। ये इनसे पूछे कौन सा केस था जिसके अंदर सजा याफ्ता थे और उनको बेल हुई है। चलो ये जब तक सोचेंगे भट्टी साहब, इसलिए ये बात कर 2013 में NICL केस। अच्छा 2013 में NICL केस, ठीक है जी, चेक कर ले प्रोड्यूसर साहब, चेक करें जरा ये मोहन सलाई वाला मामला चेक करें। अच्छा जी ये प्रॉब्लम है इनका, इनको लगता है भट्टी साहब अफलातून यही है, बाकी सब यहां फारिग है जी। उज़मा साहिबा बात कहने की ये है कि बेसिकली ये एक घन चक्कर, आप लोग इतने खुश ना हो कि आज नवाज शरीफ साहब आज़ाद हैं, कल वो कैद थे, आज इमरान खान कैद है, कल वो भी आज़ाद हो सकते हैं। तो किस तरह चलता रहेगा निज़ाम ज़िंदगी इस मुल्क का, अदालतों को लेके, जमहूरियत को लेके, समझ नहीं आ रहा कुछ। देखिए पहली तो बात यह है कि अहमद अवैस साहब वाकई मेरे बुज़ुर्ग हैं, मैंने बात शुरू भी यहीं से की थी, लेकिन उनकी माशाल्लाह तमीज़ और तहज़ीब जो है, अगर बड़ों की ये तमीज़ और तहज़ीब है और अगर ये वो मुझे सिखाना चाहते हैं तो मेरे वालिद साहब ने मुझे ये भी सिखाया था कि जो हक़ की बात करनी है उसके लिए कोई आपको बुली करे तो आपको डरना नहीं चाहिए। और ये शुरू किसने किया? अहमद अवैस साहब ने। क्या ज़बान इस्तेमाल की, उसके बाद मैंने बहुत तहज़ीब से जवाब दिया है। मुझे अगर तमीज़ और तहज़ीब जो जुमले इन्होंने बोले हैं अगर वो सीखनी है तो I'm सॉरी, मुझे नहीं सीखनी। बहुत शुक्रिया आपका। जहाँ तक आपके सवाल की बात है, हमें कोई मान नहीं है, हमें कोई शौक़ नहीं है, ना हमें जो है वो मैं AC उतरवा दूंगा, मैं खाने बंद करा दूंगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं रुलाऊंगा, ये सब जो है वो एक फ़िरौन कहा करता था और वो फ़िरौन जो है वो आज मुकाफ़ाती अमल भुगत रहा है। मुझे वैसे हैरत यह है कि जो आपने जज साहब की आज जो कमेंट्स आपने पढ़े नैब प्रोसिक्यूटर के बारे में जो उन्होंने कहे, ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान को जो केस उन पे बन सकते हैं ना आइंदा आने वाले वक्तों में, उनके ऊपर भी उनको जो है वो ज़मानत दी थी। इंसाफ जो है वो होता हुआ नज़र भी आना चाहिए और होना भी चाहिए। इमरान खान को कम अज़ कम 10 महीने घर बैठकर हिफाजती जमानतें मिलती रही हैं कामरान साहब, और उनको जो है वो पहली दफ़ा उनको जब जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बुलाया गया था फर्द जुर्म आयद करने के लिए, उनको जो वारंट देने जाता था ना उसके ऊपर पेट्रोल बम फेंके जाते थे। अच्छा उस्मा साहिबा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम गलत मिसालों को क्यों जस्टिफाई करें अपने कंडक्ट को। अच्छा मेरा एक सवाल है आपसे
कल अगर टाई हो जाता है, मेरा सवाल है आपसे, कल अगर टाई हो जाता है कोर्ट के प्रोसीडिंग से, अगर कल टाई हो जाए जनरल गुल हसन और जनरल आमिर जो सॉरी जनरल कह रहा हूँ, जस्टिस गुल हसन और जस्टिस आमिर जो है उनके दरमियान अगर टाई हो जाए तो फिर क्या मामला सुप्रीम कोर्ट पे जाएगा? मुझे नहीं पता किस तरह होता है ये, क्योंकि 2 रुकनी बेंच है ना। देखिए मैं इफ एंड बट्स के ऊपर, देखिए कानूनी मामलात में, अदालती मामलात में इफ एंड बट्स पे बात करना नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अगर 2 रुकनी बेंच हो और अपील का मामला किसी का भी लगा हो, अगर टाई हो जाए तो फिर क्या होता है? मैं ये पूछ रहा हूँ जी। जो भी कहा जाएगा, जो भी अदालत दाहिर इंसाफ होता है सब लोग देखेंगे ना, फिर मैं वो बात करूंगी। फिर आप कहते हैं कंपैरिजन करना पड़ता है, ये वही अदालतें हैं ना जो इमरान खान को घर बैठ के जमानतें दे रही थी, ये वही अदालतें हैं जो कभी कोई केस बनेगा उस पर भी जमानत दे रही थी, ये वही अदालतें हैं जो मरियम नवाज साहिबा जो है उन्होंने एक दफा अस्सलाम वालेकुम कह दिया था ऊंची आवाज में, उनको मालूम नहीं था कि जज साहबान बैठे हुए हैं, तो उनको कहा गया था कि आपकी जमानत जो है वो कैंसिल कर दी जाए। भाई मैं ये कह रहा हूँ अब तो आपके मरहमों की दाद रसी हो रही है, अब तो वो छोड़ दें, वो उसका रोना पिटना तो हम क्यों बैठ लेके बैठे हुए? हो तो रही है, मरियम नवाज साहिबा बरी हो गई, कैप्टन साहब बरी हो गए, सागडार साहब सेनेटर दोबारा बन गए, बरी हो गए, नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे। अब और मुझे बताएं क्या करें हम? भट्टी साहब और क्या किया जाए, कितनी दाद रसी की जाए पीएमएलएन की? नहीं, एक मिनट मुझे, अच्छा उनको भी टाइम देने दो उस्मा साहिबा। ये किसी ने हम पे एहसान नहीं किया। नहीं, बात एहसान की नहीं हो रही, मैं तो कह रहा हूँ अल्लाह ताला हम पे भी एहसान करे, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ कायम हो जाए इस मुल्क में। इंतकाम के बाद कामरान जी अभी भी इतने सियासी इंतकाम के बाद भी अगर नवाज शरीफ को इंसाफ नहीं मिलना इन अदालतों से जहां से बाकी सबको इंसाफ मिलते रहे हैं, तो फिर इंसाफ उनकी इसको तो पॉइंट आ गया जी, पॉइंट आ गया। भट्टी साहब पीएमएलएन ने ये अस्यूम कर लिया है कि अब कोर्ट वही है इंसाफ पे चलने वाला जो नवाज शरीफ साहब को इंसाफ इस तरह दे कि वो हर केस से बाइज्जत बरी हो जाए। क्या जुमला कह गया मैं, लेकिन बहरहाल